वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य के 10,000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ को। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं करा है तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी के वीडियोज़ भी देखते रहिए, आपको अवश्य इसका लाभ मिलेगा। बाकी जो ये वीडियो रहता है, यहाँ पर हम 120 से 130 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, आप एक कॉपी पेज लेकर बैठिए और जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ता हूँ वैसे ही आप अपने उत्तर भी लगाइए। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी कैसी चली हुई है। बाकी यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ जुड़िए। उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। फ्री ग्रुप है, वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण PDF इत्यादि समय पर सेंड की जाती रहती है। और जैसा ही आपको पता होगा, इस वीडियो के लाइक का टारगेट कितना होता है? 50। पिछली वीडियो का हमने 50 रखा था, इसका हम रखेंगे 60। जितनी जल्दी आप इस 60 लाइक की टारगेट को कंप्लीट कर देंगे, उसके पश्चात आपको एक नया वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आपको जल्द से जल्द वीडियो भी उपलब्ध करवा दी जाती रहेगी। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के वीडियो को शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। हाँ जी, ठीक है ये साइज। चलिए देख लेते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न पूछा गया है, इसका यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, सीधे प्रश्न पढ़ूंगा और उसका उत्तर दे दूंगा। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं होगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगी विकल्प डी। जो मधुमती है, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं होगी, ये आपकी मंजन की रचना हो जाएगी। बाकी आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, ये तीनों ही रचनाएं जायसी की हो जाएंगी। अगला प्रश्न 2 है, दोहा छुपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? दोहा छुपाई में लिखित पदों को क्या कहा जाता है? रमैनी। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कबीरदास से संबंधित ये रचना मानी जाएगी। अगला प्रश्न है 3, कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? तो कबीरदास की वाणी का संग्रह किया गया था धर्मदास जी के द्वारा। विकल्प बी यहाँ से ही हो जाएगा। धर्मदास कबीरदास के शिष्य थे। अगला प्रश्न है 4, कबीरदास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना? कबीरदास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी बने थे धर्मदास। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 5, किस इतिहासकार ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा? तो ये कहा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। सी सही विकल्प। अगला है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? तो सही विकल्प हो जाएगा विक्रम संवत 1456। छठे का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7, सूरसागर में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का मूलाधार श्रीमद् भागवत का कौन सा स्कंद है? तो 7वें का सही विकल्प हो जाएगा दशम स्कंद। डी सही विकल्प हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर। इसको छोटा ही रखते हैं, फिर दिखाई देगा हमारे से। देखिएगा, अगला प्रश्न है 8, निम्नलिखित दोहे में से कौन सा अलंकार है? दोहा इस प्रकार से है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हाल। प्रस्तुत पंक्तियाँ पहली तो ये आपकी कबीरदास की हो जाएंगी। दोहा अलंकार पूछा गया है, तो अलंकार बताइएगा कौन सा अलंकार होगा यहाँ। तो ये हो जाएगा यमक अलंकार। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। फिर अगला प्रश्न है 9, निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता? तो जो संत कवियों के अंतर्गत नहीं आएंगे, ईश्वरदास, ये माने जाते हैं आपके सूफी काव्य धारा के अंतर्गत के कवि। बाकी कबीरदास, मलुकदास, रैदास, ये सारे संत कवि यहाँ हो जाएंगे। अगला प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो जो संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं हो जाएगी, जन जीवन का चित्रण, ये सही है। सदाचारादि गुणों का प्रतिष्ठान सही है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा सही है, परंतु जो वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, ये गलत हो जाएगा। वर्णाश्रम का समर्थन इन्होंने नहीं किया था। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 11, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदि काल किसने कहा? तो ये कहा गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। सी सही विकल्प हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 12, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? रीतिकाल को अलंकृत कहा था मिश्र बंधुओं के द्वारा। डी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 13, शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? बल्वाचार्य। डी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 14, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो ये किया गया था विद्यापति को। बी सही विकल्प। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग LT टेट, LT कमीशन, PGT हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, LT कमीशन के 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, HP PGT हिंदी के भी 5 वर्ष के पहले के प्रश्न पत्र और UGC नेट हिंदी के भी 10 वर्ष के पहले के प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। इससे आपको ये लाभ मिलता है, मान लीजिए आप LT कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि इससे पहले कैसे प्रश्नों के स्तर थे, क्या इजी पूछे जाते थे, क्या मुश्किल पूछे जाते थे, क्या HPG के ज़्यादा पूछा जाता था, कौन सा पार्ट ज़्यादा पूछा जाता था। इसलिए आपको ये लेने ही चाहिए अपनी परीक्षा को प्राप्त करने हेतु या फिर परीक्षा को क्रैक करने हेतु। आपको ये एक बार देखने अवश्य होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि 5-10 प्रश्न रिपीट भी होते हैं इन परीक्षाओं में। ठीक है, यहाँ पर आपको ये प्रश्न पत्र उत्तर सहित मिलेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बाकी अगर आप लोग हिंदी साहित्य के 1000 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत से प्रश्न रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। फिर यहाँ पर देखिए, हमारी टीम के द्वारा LT टेट, LT कमीशन और PGT हिंदी के लिए नया बैच शुरू किया गया है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो, यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर संपर्क कर इसकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर ये पूछा गया है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो प्रस्तुत कथन कहा गया था रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, भाषा कबीर के सामने कुछ लाचार सी नजर आती है, ये कथन किसका होगा? तो ये कथन था हजारी प्रसाद द्विवेदी का। डी सही विकल्प। अगला प्रश्न 17 है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का मूल नाम था अबुल हसन। अगला प्रश्न 18 है, क्या पूछा गया है इसमें, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रीतिकाल का प्रवर्तक माना गया था चिंतामणि को। सी सही विकल्प। अगला है 19, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो ये किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा 20, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 21, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किस कवि की पंक्तियां होंगी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्तियां हो जाएंगी। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं 27, श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया था? तो जो 27 का सही विकल्प हो जाएगा 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 26, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, क्या है? हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण में कौन सा अलंकार होगा?
तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25, किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? तो ये राधा बल्लभ संप्रदाय है, यहाँ पर श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है। बाकी बल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, इन तीनों में है। जो राधा बल्लभ संप्रदाय है इसमें प्रमुख स्थान राधा को है, राधा मैया को। अगला प्रश्न देखिएगा 24, भरतहि होए ना राजमद विधि हरि, हर पद पाई कबहूख काजी, सिकरनी क्षीर सिंधु बिलगाए। इस दोहे में कौन सा अलंकार होगा? तो 24 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, दृष्टांत अलंकार। अगले प्रश्न को देखिएगा यहाँ पर, यह कथन किसका है? वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इस क्षेत्र का वे कोना कोना छान आए थे। किसके द्वारा ये कथन कहा गया है? तो प्रस्तुत कथन कहा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। अगला प्रश्न देखिएगा 22, तुलसीदास के कलयुग का वर्णन कविता काल के किस कांड में मिलता है? तो ये मिलता है उत्तरकांड में, विकल्प ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 28, राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व मिलता है? तो सही विकल्प यहाँ पर जो 28 का हो जाएगा, तुलसीदास और सरोज समृद्धि का सार आपको राम की शक्ति पूजा में मिल जाता है। किसकी कविता हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी निराला की कविता। अगला प्रश्न है 29, नैनों का नैनों से गोपान प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? तो 29 का जो सही विकल्प हो जाएगा श्रृंगार, श्रृंगार रस यहाँ पर वर्णित है। अगला प्रश्न देखिएगा 30, श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 31, राग गोविंद के रचयिता का नाम बताइए। तो ये हो जाएंगी मीराबाई। अगला प्रश्न है 32, किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती? तो 32 का सही विकल्प हो जाएगा नरोत्तम दास की। बाकी कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास इत्यादि की गणना अष्टछाप के सखाओं या कवियों के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न है 33, भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला भी। तो जो उद्धव है इन्हें भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक माना गया है। किसके माध्यम से? गोपियों के माध्यम से ये करार किया गया है। अगला प्रश्न है 34, अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र कौन है? जो अष्टछाप के 8 कवि थे उनमें एक ऐसा भी जोड़ा था जो पिता और पुत्र के अंतर्गत आता है, तो वो कौन सा होगा? तो ये था कुंभन दास और चतुर्भुज दास के मध्य संबंध। जो कुंभन दास थे ये थे आपके बल्लभाचार्य जी के शिष्य और चतुर्भुज दास ये विठल दास के शिष्य थे। यहाँ पर देखिए सारे के सारे जितने भी 8 कवि थे उनके नाम दिए गए हैं। चित स्वामी, गोविंद स्वामी, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये सारे के सारे अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है 35, निम्नलिखित में से कौन सा कवि विठल नाथ जी का शिष्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला भी। अभी ऊपर मैंने आपको ये बताया था चतुर्भुज दास। बाकी परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास ये थे आपके बल्लभाचार्य जी के शिष्य। अगला प्रश्न है 36, यह कथन किसका है? भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। प्रस्तुत कथन तुलसीदास जी के संबंध में कहा गया है। यहाँ से ये भी स्पष्ट कर देता हूँ आपको।
तो सही विकल्प यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत कथन तुलसीदास जी के संबंध में कहा गया था। अगला प्रश्न है 37। पूर्ते निकसी रघुबीर बधु धरी धीर दय मग में डग द्वय। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो सही विकल्प यहाँ पर 37 का हो जाएगा। कविता बली के अंतर्गत प्रस्तुत हैं ये पंक्तियां। अगला प्रश्न है 38। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? तो जो ध्यान मंजरी है यह तुलसीदास की रचना नहीं होगी। बाकी बरवे रामायण, कविता रामायण, कृष्ण गीतावली तीनों की तीनों रचनाएं तुलसीदास जी की हो जाएंगी। अगला प्रश्न है 39। बुद्धव देव के बाद भारत में सबसे बड़ा या बड़े लोक नायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। प्रस्तुत कथन किसका होगा? प्रस्तुत कथन हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन का। इन्होंने तुलसीदास के संबंध में ये कथन कहा था। फिर अगला प्रश्न है 40। निराला दार्शनिक कवि हैं। यह कथन किसका है? प्रस्तुत कथन कहा था रामविलास शर्मा ने। अगला प्रश्न देखिएगा 41। निराला जी की किस रचना को मुक्त छंद की हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है? तो ये माना जाता है जूही की गली को। विकल्प बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 42। यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। तो प्रस्तुत कथन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? 43। क्या पूछा गया है इसमें? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूं कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। किसका कथन होगा 43? तो 43 का सही विकल्प हो जाएगा प्रेमचंद्र जी का ये कथन था। अगला प्रश्न है 44। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। तो कामायनी में कुल सर्ग थे 15। कामायनी किसकी कृति है ये बताइएगा आप कमेंट में। अगला प्रश्न है 45। निम्नलिखित में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था? तो भारतेंदु जी ने अभिनय किया था जानकी मंगल नामक नाटक में। अगला प्रश्न 46 है। निम्नलिखित छंद में कौन सा अलंकार है? छंद इस प्रकार से है। माधव धनी आयल कट वहांती प्रेम हेम परखा ओल कसौटी भादव कहू तिथि राती। कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? तो सही विकल्प 46 का हो जाएगा परंपरित रूपक। सी सही विकल्प। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। कहाँ गया? अगला प्रश्न 47। निम्नलिखित में से श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं होगा? तो 47 का जो सही विकल्प हो जाएगा धीर प्रशांत। जो धीर प्रशांत है ये नायक का श्रृंगार रस की दृष्टि से भेद नहीं होगा। जो ये नायक का जो ये वाला गुण है धीर प्रशांत, ये महानायक का या फिर जो एक वीर नायक होता है उसका ये गुण माना जाता है। अगर श्रृंगार रस की दृष्टि से गुण माने जाएंगे अनुकूल, षट और दक्षिण। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 48। क्या पूछा गया है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा अभिनय का भेद नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला। तो जो 48 का सही विकल्प हो जाएगा भारती। जो भारती है ये अभिनय का भेद नहीं होगा। बाकी वाचिक, आहार्य, आंगिक ये तीनों ही अभिनय के भेद होंगे। 48 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा रश्मि। जो रश्मि है ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं होगी। बाकी आंसू, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, ये तीनों ही रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हो जाएंगी। जो रश्मि है किसकी रचना हो जाएगी ये भी आप बताइएगा। विकल्प आपके समक्ष दिया गया है, ऑप्शन आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है 50। निम्नलिखित पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नाग पगदल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। फिर से पंक्ति को रिपीट करेंगे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगदल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा लज्जा सर्ग के अंतर्गत कामायनी की ये पंक्तियां हो जाएंगी। कामायनी किसकी रचना थी, पीछे पूछा गया था आपसे ये। फिर अगला प्रश्न 51। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? तो जो 51 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा शैव दर्शन की अभिव्यक्ति कामायनी में मिलती है। डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52। यह कथन किसका है? वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तुत कथन हो जाएगा पंडित नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला प्रश्न देख लेते हैं 53। यह संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने में क्या है? रोने से भीख मांगने में कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकारी कैसा। प्रस्तुत कथन किसका होगा? प्रस्तुत कथन हो जाएगा भट्टारक का। स्कंदगुप्त नाटक में ये कथन कहा गया था भट्टारक के द्वारा। स्कंदगुप्त किसका नाटक होगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितने भी आपसे प्रश्न पूछता हूँ इसके उत्तर देने हैं, आपको इसका लाभ मिलेगा, रिवीजन आपका होता रहता है। तो जो 54 है अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है? राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। ये किसका कथन होगा? तो ये कथन हो जाएगा प्रिंगू मंजरी का। विकल्प बी सही हो जाएगा। किस नाटक से ये कथन लिया गया है? आषाढ़ का एक दिन। आपके लिए छोड़ दूंगा ये कि किसकी रचना होगी आषाढ़ का एक दिन। प्रस्तुत कथन प्रिंगू मंजरी ने आषाढ़ के एक दिन में कही थी और किससे कही थी? इसकी मुख्य पात्रा के लिए, मल्लिका के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा 55। कामायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतिकार्य है? कामायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा बुद्धि की प्रतिकार्य है। अगला प्रश्न 56। यह कथन किसका है? कामायनी का महत्व काव्यात्म असंदिग्ध है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है। 56 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं 57। वह कौन सा दोष है जो 100 गुणों में भी नहीं छिपता? तो 57 का सही विकल्प हो जाएगा दारिद्र्य। अगला प्रश्न 58। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? तो 58 का सही विकल्प हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला है चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता कौन है? तो जो चंपू काव्य उर्वशी है इसके रचनाकार हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। इसी प्रकार से एक और काव्य है उर्वशी नाम से ही, ठीक है, उसे प्रबंध काव्य भी कहा जाता है, वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो जाएगी। एक प्रश्न यहाँ से आपको और छोड़ देता हूँ, रश्मि रथी किसकी रचना होगी ये बताइएगा। अगला प्रश्न है 60। राम की शक्ति पूजा की रचना निराला जी ने कब की थी?
राम की शक्ति पूजा की रचना निराला जी के द्वारा 1936 में की गई थी। अगला प्रश्न है 61। शुक्ल जी ने ऐसा किस निबंध में कहा कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। तो ये कहा था कविता क्या है इस निबंध में, ठीक है। नेट के सिलेबस में ये निबंध लगा हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 62। निम्नलिखित में दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? तो 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, इनमें से सही का चयन करिए। तो जो 62 का सही विकल्प हो जाएगा ठाकुर का कुआं। जो ठाकुर का कुआं है ये रचना किसकी होगी ये भी आप बताइएगा, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। समकालीन मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो 63 का सही विकल्प हो जाएगा डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय। अगला प्रश्न देख लेते हैं 64। गीता की कसम खाकर कहती हूँ, जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा, कसम आगे क्या है, कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है। ये कथन किसका होगा? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा कृष्णा अग्निहोत्री का ये कथन हो जाएगा। 64 का सही विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिएगा 65। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? तो ये हो जाएंगी चित्राधार में। सही विकल्प सी हो जाएगा। बाकी प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, ये सारी की सारी रचनाएं या काव्य संग्रह हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है 66। बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो जो बावन दास है ये हो जाएगा मैला आंचल उपन्यास का प्रमुख पात्र, ठीक है। जो मैलांचल है ये प्रथम आंचलिक उपन्यास के तौर पर भी माना जाता है, और जो रेणु है ये इसके उपन्यासकार हो जाएंगे, इसका भी ध्यान रखना है। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं 67। उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन थे? तो सही विकल्प यहाँ पर जो हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी, ए सही विकल्प हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 68। रदिया क्या है? रदिया, यहाँ पर रदिया नहीं, हाँ रदिया ही होगा। रदिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? यहाँ से मुझे रजिया की याद आ रही थी। रजिया बताइएगा आप, रजिया किसके संस्मरण की पात्र है? तो 68 का जो सही विकल्प हो जाएगा बदलू। जो बदलू संस्मरण है इसकी पात्र हो जाएगी रदिया। रजिया का भी बता देता हूँ, माटी की जो मूर्तें हैं राम वृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण, उसकी ये पात्र हो जाएगी रजिया। अगला प्रश्न है 69। लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ब्रजनंदन सहाय, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न 70 है। अवस्था भेद के आधार पर कौन सा भेद लोकगीत का नहीं है? किशोरों द्वारा गेय गीत। यह अवस्था भेद के आधार पर लोकगीत का नहीं होगा। बाकी युवाओं द्वारा गेय गीत, वृद्धा द्वारा गेय गीत, बालकों द्वारा गेय गीत, किशोरों द्वारा गेय गीत नहीं होगा। अगला है 71। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र का लेखक कौन है? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा माधव प्रसाद मिश्र, विकल्प ए सही। अगला है 72। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो जो कल्पतरु है ये जयशंकर प्रसाद का नहीं होगा। बाकी कामना, अजातशत्रु, करुणालय इत्यादि नाटक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद की। ध्रुव स्वामिनी भी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 73, लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा हो जाएगी ये, लगता नहीं है दिल मेरा। विधाओं पे ध्यान रखना है, पूछी जाती हैं विधाएं अक्सर। अगला प्रश्न है 74, जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? तो 74 का जो सही विकल्प हो जाएगा गीला, इस कहानी का ये कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 75, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद्र का या कवि निराला का है। किसका कथन है? तो ये कथन हो जाएगा रामविलास शर्मा का, विकल्प बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 76, आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्राय आदोपांत कहानी लिखता है, आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड का संस्करण लिखता है। यह कथन किसका होगा? तो 76 का सही विकल्प हो जाएगा डॉक्टर दशरथ ओझा का। फिर अगला प्रश्न है 77, यात्रा के लिए निकलती रही हैं बुद्धि, यहाँ पर वृद्धि नहीं बुद्धि होगा, बड़ा मिस्टेक है इस क्वेश्चन पेपर में। फिर से पढ़ूंगा, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, ये किस निबंधकार का कथन है? कि किसने अपनी भूमिका के अंतर्गत ये कथन कहा था? तो 77 का सही विकल्प डी हो जाएगा। ये पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इनकी जो चिंतामणि थी उसके शुरू में ही ये कथन या भूमिका में कथन कहा था। अगला प्रश्न देखिएगा 78, देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन है? तो जो 78 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। देश विदेश यात्रा वर्णन ये इनकी रचना हो जाएगी। अगला देख लेते हैं 79, गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूं और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है ना स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। किसने ये कथन कहा था? तो ये कथन प्रोफेसर मेहता के द्वारा मिस मालती को कहा गया था। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 80, विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके रहते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। ये कथन किस कहानी से उद्धृत है? कफन, कफन कहानी से ये उद्धृत है। अगला प्रश्न देखिएगा 81, क्या पूछा गया है इसमें? जहां बिना कारण के कार्य होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है विभावना अलंकार। घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है, तो जो सही विकल्प यहां पर हो जाएगा अकड़, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिएगा, रीत का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो 83 का जो सही विकल्प यहां हो जाएगा अनरीत। अगला प्रश्न देखिएगा 84, विद्या की दृष्टि से माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? विद्या लिखा है, विधा होनी चाहिए यहाँ पर, विधा, इसमें भी मिस्टेक है। विधा की दृष्टि से माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगी आपकी रेखा चित्र। कई जगह संस्मरण कहा जाता है, कई जगह रेखा चित्र भी कहा जाता है, तो विकल्प भी यहाँ से ही हो जाएगा। अगला है 85, हरि गीतिका छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये होती हैं 28, विकल्प बी सही। फिर अगला प्रश्न है 86, भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी होती है? इन्होंने दोष और गुणों की संख्या एक ही मानी है, कितनी कितनी मानी है? 10-10, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिएगा 87,
तीनही सोलह ना अवध बदावा, चोरही चांदनी राती ना भावा। इस चौपाई में कौन सा अलंकार होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा 87 का प्रतिवस्तु उपमा। क्या है? प्रतिवस्तु उपमा। प्रतिवस्तु उपमा है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा 88, प्रजाहित में कौन सा समास होगा? तो प्रजाहित में हो जाएगा तत्पुरुष समास, विकल्प बी सही। 89 है, संसार शब्द में कौन सी संधि है? तो संसार संधि में व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला है 90, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद अगर माने जाएं तो ये हो जाएंगे 8, विकल्प डी सही हो जाएगा 90 का। अगला प्रश्न देखिएगा 91, निम्नलिखित में से रस संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है? विकल्पों के अनुसार अगर रस संप्रदाय के आचार्य माने जाएं तो सही विकल्प 91 का विश्वनाथ हो जाएगा। अगला प्रश्न 92 है, दुख धन राज की संधि होगी। तो दुख धन राज की संधि क्या होगी यहाँ पर? तो ये हो जाएगी दुराज। अगला प्रश्न देखिएगा 93, लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते शख ध्वनि झंकार में कौन सा दोष है? तो 93 का सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 94, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्याय है? तो ये विशंबरा हो जाएगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिएगा 95, श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से है। तो 95 का सही विकल्प समूहवाचक। फिर अगला है 96, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में ये किस मनीषी का कथन हो जाएगा? 96 का सही विकल्प महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, यहाँ पर बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 97, बताओ कि तुम कब लौटे। वाक्य का सरल वाक्य परिवर्तन होगा। बताओ कि तुम कब लौटे, इस वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन करिए। तो इस वाक्य का जो सरल वाक्य हो जाएगा तो वो हो जाएगा अपने लौटने का समय बताओ। फिर अगला प्रश्न है 98, उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है। इस वाक्य में पदबंध है, तो बताइएगा कौन सा पदबंध 98 में होगा? तो ये होगा क्रिया विशेषण पदबंध, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न है 99, उसका सब कुछ लुट गया। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो 99 का सही विकल्प हो जाएगा अनिश्चयवाचक, क्योंकि सब कुछ है यहाँ पर, तो इसमें होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है 100, भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? भेद की दृष्टि से पदबंध होते हैं 8 प्रकार के। सही विकल्प यहाँ पर 100 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 101, अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन हैं? यहाँ पर देखिए पंकुक लिखा है, क्या माने इसको? पंकुक से क्या तात्पर्य होगा? पंकुक नहीं होगा, यहाँ पर शंकुक होगा, यहाँ पर भी मिस्टेक करी गई है, शंकुक। 101 का सही विकल्प बी। अगला प्रश्न है 102, मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता कौन हैं? डॉक्टर विवेक राय। विवेक की राय कई जगह दिया होता है। अगला प्रश्न है 103, गर्व करहूँ रघुनंदन जनी मन माह, देखूँ आपनी मूरत सिंह के छाह में कौन सा छंद है? तो जो 103 का सही विकल्प हो जाएगा बरवे छंद यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है 104, वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं?
104 का सही विकल्प 8। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है 105। प्रश्न है 105, नवैश्वर्य का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो सही विकल्प यहाँ पर 105 का हो जाएगा नवधन ऐश्वर्य, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया है। जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन होंगे? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर जगदीश जोशी, विकल्प बी सही होगा 106 का। अगला प्रश्न देखिएगा 107, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, इस वाक्य में रेखांकित वाक्य किस प्रकार का उपवाक्य है? तो ये हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य, विकल्प डी सही हो जाएगा 107 का। अगला प्रश्न देखिएगा 108, रूपांतर के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं? 108 का जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी 2। अगला प्रश्न देखिएगा 109, मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक, विकल्प बी। अगला प्रश्न है 110, रस की साधन सामग्री के 4 प्रमुख अवयवों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? नहीं की बात की जा रही है। तो जो 110 का सही विकल्प हो जाएगा प्रश्न भाव, बाकी विभाव, संचारी भाव, अनुभाव ये तीनों होंगे। अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे बलराज मधोक, विकल्प बी। अगला प्रश्न है 112, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 112 का सही विकल्प हो जाएगा 3 प्रकार के। फिर अगला प्रश्न है 113, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है 114, पत्थर का लैंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह के लेखक कौन है? तो 114 का जो सही विकल्प हो जाएगा शरद देवड़ा, विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा 122, मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की बनती है? यहाँ पर अगला प्रश्न क्या था 122, मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की बनती है? तो मौलिक रूप से व्यंजना 2 प्रकार की बनती हैं, या इसके 2 भेद माने जा सकते हैं, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। कौन कौन से 2 भेद हैं? शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। कई जगह आर्थी कहा जाता है, कई जगह अर्थी, शाब्दी और आर्थी। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 121, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो जो वाच्य के भेद हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, डी यहाँ सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 120, मैंने सील पहुंचाई ललित निबंध के लेखक कौन है? तो 120 का जो सही विकल्प हो जाएगा डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, विकल्प ए सही हो जाएगा। निबंध विदा की रचना है ये। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये भी इन्हीं की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 119, व्याकरण पढ़ने से मनुष्य अच्छा लेखक या वक्ता नहीं हो सकता। विचारों की सरलता अथवा असत्यता से भी व्याकरण का कोई संबंध नहीं। भाषा में व्याकरण की भूल ना होने पर भी विचारों की भूल हो सकती है, रोचकता का अभाव रह सकता है। ये कथन किसका होगा? ये कथन हो जाएगा पंडित कामता प्रसाद गुरु का, सी। अगला है, संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलझाने आदि के लिए रहा है
और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल ना होने क्या है, फिर से इस कथन को पढ़ेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गई, देखिएगा। संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल ना होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। कितना सुंदर कथन है भाई ये वाला, बड़ा अच्छा कथन है। माँ के सुन में ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा महादेवी वर्मा के द्वारा ये कथन कहा गया था। 118 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 117, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? तो सही विकल्प हो जाएगा अचानक, सी सही विकल्प यहाँ पर, ठीक है। अगला है 116, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के भेद होते हैं 4, विकल्प डी सही। अगला और आज का अंतिम प्रश्न भी होगा 115, भरत मुनि और रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में से निम्न में से नहीं है, एक बताइएगा कौन? तो जो 115 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, जो भामह है ये 4 व्याख्याकारों में शामिल नहीं है। यहाँ पर भट्ट लोलट हो जाएंगे, भट्ट नायक हो जाएंगे, पंकुक नहीं, यहाँ पर शंकुक होगा, शंकुक होंगे और आपके अभिनव गुप्त होंगे, ये 4 होंगे, भामा नहीं होंगे। भामा के द्वारा एक संप्रदाय की स्थापना की गई थी, वो बताइएगा आप, उसका क्या नाम था? मैंने कई बार आपको अपनी वीडियो में बताया है इसका उत्तर। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर रहा। हमने महत्वपूर्ण 122 प्रश्नों को डिस्कस किया यहाँ पर। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे। फिर से जाते जाते कहूँगा, अगर अब आप LT कमीशन और HP PGT हिंदी और LT टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 8219312129 पे व्हाट्सएप करिए और इससे संबंधित सारी जानकारी ले लीजिएगा। क्योंकि देखिएगा, आपको कुछ दिनों पहले नोटिफिकेशन मैंने जारी की थी, न्यूज़पेपर में दिया जा रहा है कि लगातार की पोस्टें निकलने वाली हैं आपकी। LT कमीशन की भी निकलेगी, PGT हिंदी की भी निकलेगी। आप अब ढील मत बरतिएगा, जितना दृढ़ स्टडी करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। जल्द से जल्द आप हमारी टीम के द्वारा चलाए गए बैच में एनरोल हो सकते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।